हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुक्ता धीर और हम लोग कर रहे थे जून के पेपर का सॉल्यूशन। दिस इज पार्ट 4 जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 में हम लोग 30 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इफ यू वांटेड तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। दोज़ हु वांटेड टू नो अबाउट मी दे कैन हैव अ लुक। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। जस्ट अ सेकंड। अब यहाँ पे देखो, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कंट्री को मैच करना है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, जिसमें कि मतलब हाई एम IMR, हाई फर्टिलिटी, लो फर्टिलिटी। अब यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि आपको डेटा नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि भाई कौन सी कंट्री की हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, कौन सी कंट्री की लो फर्टिलिटी है, क्या चीज है। आपको ये सब डेटा नहीं पता, आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नॉलेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ जनरल नॉलेज के बेसिस पर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? तो निकालते हैं। देखो, फ्रांस। फ्रांस आपको पता है कि ये यूरोपियन कंट्री है, डेवलप कंट्री है ना। तो जो डेवलप कंट्री है उसकी अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखते हैं तो डेवलप कंट्रीज की जो फर्टिलिटी है वो क्या है, वो पहले हाई थी, अब जैसे जैसे एडवांस स्टेज आती जाती है लो होती जाती है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखो कि कौन से ऑप्शन में लिख दे रखा है कि फर्टिलिटी जो है वो फ्रॉम हाई टू लो हो गई है। इस ऑप्शन में दे रखा है ना। हालांकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको नहीं पता होगा शायद कि ये फर्स्ट कंट्री है या नहीं जिसने इस प्रकार का जो फर्टिलिटी का चेंज है वो एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है कोई और भी कंट्री हो, बट फर्टिलिटी यहाँ पे हाई टू लो हुई है, ठीक है, फ्रांस के अंदर, बिकॉज दिस इज द डेवलप्ड कंट्री। अब नेक्स्ट देखो, नाइजर। नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है। इट्स अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री DTT यानी कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसकी कौन सी स्टेज में होगी? बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होगी, है ना। तो वहां पे फर्टिलिटी रेट क्या होगी? फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी रेट दोनों ही वहां पे ज्यादा होगी। तो फर्टिलिटी कहाँ पे ज्यादा दे रखी है? टोटल फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट, है ना, कहाँ पर है? नाइजर के अंदर। तो इसको इससे मैच कर दिया। फ्रांस जो है वो हमारा इससे मैच हो गया। देन कम टू नेक्स्ट, सियरा लियोन। सियरा लियोन जो है वो, सियरा लियोनी जो है वो आपकी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है एंड इट इज ऑल्सो अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। ये भी एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। तो अब आप मुझे बात बताओ कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उसका IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का ज्यादा होगा, वहां पे ज्यादा बच्चे मरेंगे, है ना, इन्फेंट स्टेज के अंदर। और तो सियरा लियोनी जो है वो मैच हो गया आपका इससे। फिनलैंड। फिनलैंड जो है विच इज अ नॉर्डिक कंट्री, है ना, ये नॉर्डिक कंट्री है, हमें पता है कहाँ पे लोकेटेड है फिनलैंड आपका। ये जो स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, उसके पास में लोकेटेड है। अब इन कंट्रीज की सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अगर आपने नॉर्मल जीके में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं इनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम होता है। तो इस वजह से ये जो कंट्रीज हैं इनकी बहुत लो IMR होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आपका डी मैच हो गया इससे। अब ये जो क्वेश्चन था उसमें मुझे इनमें से किसी भी डेटा के बारे में पता नहीं था, बट आंसर निकल गया जस्ट बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चंस का। तो फिनलैंड के अंदर जो IMR है वो कितनी है? फिनलैंड के अंदर जो IMR है वो आपकी है 2% पर 1000। मतलब 1000 अगर लाइव बर्थ है तो उसमें से 2 बच्चे ही मरेंगे, ठीक है। 2 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ। और सियरा लियोनी की अगर हम देखें हाई इन्फेंट जो मतलब की मोर्टेलिटी है, तो यहाँ पे पर 1000 में 68 डेथ्स होती है। पर 1000 लाइव बर्थ में 68 डेथ होती है। तो ये यहाँ की IMR है, ठीक है ना। तो अब ये देख लो ऑप्शन किस में बैठ रहा है। ये आपका आ रहा है A का सेकंड और B का थर्ड, C का 4 और आपका D का आ गया 1। तो आंसर ऑप्शन हो गया सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखिए, बिल्कुल मत घबराना एग्जाम के अंदर कि अरे हमने तो ये पढ़ा हुआ ही नहीं है। अरे तुम देखो, तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, जीके के बेसिस पे बड़े आराम से क्वेश्चन कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? यहाँ पे कई सारे रेवोल्यूशंस दे रखे हैं। देखो, जब हम ये ऑप्शंस देखते हैं तो इसके अंदर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है वो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि 1960s के अंदर अगर हम देखें तो 1960s के अंदर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हुआ था, तो उससे काफी कुछ फूड सिक्योरिटी बढ़ी, काफी कुछ चेंजेस आए। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट क्योंकि यहाँ पे मेडिकल रेवोल्यूशन भी दे रखा है, मेडिकल रेवोल्यूशन क्या है? देखो 1950s के अंदर, 1950s में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अंदर मेडिकल रेवोल्यूशन, मतलब इस टाइम पे क्या था? इस टाइम पे जो चाइल्ड सर्वाइवल है ना, वो बढ़ना शुरू हो गया था। चाइल्ड सर्वाइवल, सर्वाइवल रेट, क्यों? क्योंकि बेटर हाइजीन कंडीशंस, बेटर हाइजीन कंडीशंस हो गई थी, प्लस जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स जैसी जो डिजीज है उनका वैक्सीनेशन आ गया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ग्रो हुई थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ग्रो हुई थी, वो बढ़ गई थी। तो इस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उस टाइम पे काफी हुआ था। इनफैक्ट इसको लेकर के मैंने एक रिसर्च पेपर भी पढ़ा था, इसी से रिलेटेड पीएमसी का था, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो उसमें मेडिकल रेवोल्यूशन जो है वो काफी रेलिवेंटली बताया गया कि 1950 के अंदर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी उसका बड़ा कारण था मेडिकल रेवोल्यूशन। सो आई हैव अ डाउट इन बोथ दीज ऑप्शंस। हो सकता है कि भाई एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को आंसर माना जाएगा, बट वी हैव डाउट इन दिस ऑल्सो। तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो। आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज मेडिकल रेवोल्यूशन इज गिवन देयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, following activities are not tied to resources affected by the environment or necessarily localized by market। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। सेम लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वही यहाँ पे इन्होंने दे दी है। ठीक है, तो भाई कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनमें जो रिसोर्सेज से टाइड नहीं है, जो कि एनवायरमेंट से अफेक्टेड नहीं है, और उसमें कोई नेसेसरी लोकलाइज मार्केट की भी जरूरत नहीं है, तो कौन सी एक्टिविटी होगी? क्वार्टरनरी एक्टिविटी, दीज आर द व्हाइट कॉलर जॉब, है ना। व्हाइट कॉलर जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए और आपके जो एमएनसी में काम करते हुए जो बंदे हैं वो हो गए, तो ये क्वार्टरनरी। ठीक है, क्वार्टरनरी एक्टिविटी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ डाउनटाउन एंड एज सिटी। अब डाउनटाउन एज सिटी का, अगर आपने इस मॉडल को लाइफ में पहली बार देखा है, इस डायग्राम को आपको नहीं पता ये कहां से आ गया, तो बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। अगर आपको एज सिटी की डेफिनेशन पता है देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। इसलिए कहते हैं छोटी छोटी डेफिनेशन होती है, याद रखनी चाहिए। एज सिटी होती क्या है? एज सिटी इज बेसिकली अ डेंस अर्बन एरिया, जो कि आपका जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके आउटस्कर्ट पे होता है, दैट इज फुल ऑफ बिजनेस। अब ये देखो, ये आपको पूरा एरिया आउटस्कर्ट्स पे दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल इसकी जो पेरिफेरी है वहां पर, दैट इज फुल ऑफ बिजनेस, रिक्रिएशन, सब कुछ है। एंड प्लस इट इज अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। तो कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो एज सिटी की डेफिनेशन ही ये है, और इस एरिया में 9 नंबर ही आपसे पूछा है कि भाई 9 नंबर कौन सा है, तो वो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो है आपका एज सिटी। तो अगर आपने इस डायग्राम को नहीं भी देखा है देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑन द बेस ऑफ डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है गुनर माइडल का जो मॉडल है उसको लेकर के। पहला स्टेटमेंट है, ही गेव थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन। बिल्कुल, सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन की थ्योरी इसी ने ही दी थी, तो बिल्कुल सही है ये बात। नेक्स्ट ऑप्शन इज some growth centers grow faster and work as suction pumps। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो यहाँ पे गुनर मेडल का जब हम मॉडल देखते हैं तो वहां पे मल्टीप्लायर इफेक्ट है। मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट में क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूशन में अगर चेंज आता है तो दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी मतलब सक्सेसिव जो इंस्टीट्यूशन है उसमें भी चेंज आता है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे इन दो से हमारा आंसर निकल ही गया है, ए बी आंसर होगा, बट नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। द स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट टू द सराउंडिंग रीजन
अराउंड द ग्रोथ इज कॉल्ड, ग्रोथ सेंटर इज कॉल्ड बैकवॉश इफेक्ट। बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है? बैकवॉश इफेक्ट में जो पेरिफेरल एरिया है, ये सेंटर है, ये जो पेरिफेरल एरिया है, यहाँ पे लेवल ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो इंक्रीज नहीं होता, वो डिक्लाइन हो जाता है बैकवॉश इफेक्ट के अंदर। स्प्रेड इफेक्ट में जो मतलब की है वो आपका जो पेरिफेरल एरिया है वो ग्रो करता है, उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है ना। द स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे स्प्रेड बता रखा है, स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट इन द सराउंडिंग रीजन, वो तो स्प्रेड इफेक्ट में होता है, बैकवॉश में नहीं होता। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, pulling off all the dynamic elements to the growth center from surrounding location is called takeoff stage. That is also a wrong state. ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर आ गया ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है विच आर नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे ये चीज का बहुत ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछा। तो सबसे पहले, द कार्टोग्राफिक आउटपुट क्वालिटी ऑफ वेक्टर मॉडल इज वेरी पुअर, ये करेक्ट है या नॉन करेक्ट है? इसे समझने के लिए, देखने के लिए एक बार फटाफट यहाँ पे आ जाओ। ये हमारा, ये देखो, ये आपका सेकेंड, ये है वेक्टर डेटा और ये है आपका रास्टर, है ना, रास्टर ग्रिड वाला होता है। अब इन दोनों के अंदर आपको कौन सा ज्यादा क्लियर दिख रहा है? डेफिनेटली ये वाला क्लियर दिख रहा है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन का जो डेटा है, ठीक है ना, ये आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ये इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो कार्टोग्राफिक आउटपुट क्वालिटी किसकी बढ़िया हुई? वेक्टर की बढ़िया हुई, है ना, रास्टर की थोड़ी ना हुई। तो ये आपका जो पहला है, इसने पूछा है नॉट करेक्ट, तो यानी कि ये क्या है? कार्टोग्राफिक आउटपुट क्वालिटी ऑफ वेक्टर मॉडल इज वेरी पुअर, ये गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि इसकी बढ़िया होती है। देखो, जब भी आपसे नॉट करेक्ट पूछे ना, तो पहले आप सही सही चीज यहाँ पे साइड में मतलब लिख लो, या मतलब कि देख लो, उसके बाद में वहां पे ये गलत है, विच मीन्स नॉट करेक्ट, तो हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा। इन रियलिटी दिस इज रॉन्ग, ठीक है। रास्टर डेटा सेट यूजुअली गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कि रास्टर डेटा जो है वो यूजुअली मतलब कि अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है, तो ये सही है। वेक्टर मॉडल जो है दैट इज लेस कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, वेक्टर मॉडल जो है वो आपका लेस कॉम्पैक्ट नहीं होता, दिस इज अ कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। वेक्टर मॉडल होता है कॉम्पैक्ट और रास्टर मॉडल जो होता है वो लेस कॉम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जियोमेट्रिकल figures shaping the raster cell and completely covering a flat surface is called tessellation. टेसलेशन क्या होता है? पहले तो टेसलेशन को देखो क्या होता है कि जो 2D और 3D एरियाज होते हैं ना, 2D एंड जो 3D एरियाज हैं उसको डिवाइड किया जाता है पॉलीगॉन्स और पॉलीहेड्रल ब्लॉक्स के अंदर। इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि कोई भी फिगर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है, कोई भी फिगर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है। और पार्टीशन जो है वो स्पेस का वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेल्स के अंदर होता है, तो वो एक जो कि मिलकर के एक कंप्लीट स्टडी स्पेस बनाते हैं। अभी यहाँ पे आपको ये स्क्वायर्स हुए, ट्राइंगल्स और हेक्सागन है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई ओवरलैपिंग नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है, सो दिस इज द टेसलेशन डेटा स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज राइट स्टेटमेंट, जियोमेट्रिकल फिगर शेपिंग द रास्टर सेल्स एंड कंप्लीटली कवरिंग अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड टेसलेशन, राइट स्टेटमेंट है। अब हमने यहाँ पे देख लिया कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब आपसे पूछा क्या है, कौन सा नॉट करेक्ट है, सो दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज नॉट करेक्ट, यानी कि ए और सी जो है वो दोनों करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए एंड सी, यानी कि 4th नंबर इज योर आंसर। क्लियर है? आगे चले, सेकेंड, एल्बिडो, फेवरेट, एल्बिडो से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है ना। कौन सी सरफेस का डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, घटता हुआ क्रम पूछा गया आपसे एल्बिडो का। देखो वाटर, सबसे पहले हम वाटर की बात करते हैं। वाटर ब्रैकेट में ये भी लिख रखा है सन नियर जेनिथ, वाटर की एल्बिडो वैसे भी कम होती है, बट व्हेन द सन इज नियर जेनिथ, तो उस टाइम पे तो वाटर की जो एल्बिडो होगी
जब सन जो है वो नियर जेनिथ होता है तब इसकी एल्बिडो मिनिमम होती है, और जब ये हॉरिजॉन्स के पास में होता है तब इसकी मैक्सिमम होती है। ठीक है? क्यों होती है उसका कारण हम लोग टेम्परेचर के जो फैक्टर्स वाला हमने टॉपिक किया था ना, उस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। हमने बात की थी उसके बारे में कि सन रेज का जो एंगल जो है सन रेज का, वो आपका जब अगर हम हॉरिजॉन्स पे देखें तो क्या होता है कि जो सन रेज है दे हैव टू ट्रेवल थ्रू अ थिक पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है वो स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन और इस सब चीजों, जो डिफ्यूजन है, इस सब प्रोसेस के अंदर लॉस्ट हो जाती है। तो इस वजह से वहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो हॉरिजॉन्स के पास में ज्यादा होता है, और जेनिथ पे ये मिनिमम होता है। क्लाउड कवर देखो, थिन और थिक में डिफरेंस है यहाँ पर भी। थिन जो क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर एल्बिडो कम होती है, जबकि जो थिक होते हैं क्लाउड्स उनके अंदर एल्बिडो, थिक व्हाइट ब्राइट क्लाउड है ना, उनके अंदर जो एल्बिडो है वो ज्यादा होती है। फ्रेश स्नो की जो एल्बिडो है वो हाईएस्ट होती है, हमेशा ध्यान रखना। सैंड की एल्बिडो कम होती है, मतलब मॉडरेट एज सच होती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है सैंड की एल्बिडो। तो अगर हमें इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ्रेश स्नो की डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ पूछा है तो फ्रेश स्नो की सबसे ज्यादा है तो सी, फिर उसके बाद में आ जाओ आपका जो क्लाउड कवर है थिन, उसकी बी, देन कम्स सैंड, और सबसे कम हमने देखा कि जो एल्बिडो है वो आपकी वाटर की है, तो थर्ड नंबर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और सैंड में भी ध्यान रखना कि जो वेट है और जो ड्राई है उनकी भी अलग अलग होती है। वेट की जो मतलब कि जो एल्बिडो है वो आपकी कम होगी, और जो ड्राई है उसकी एल्बिडो जो है वो आपकी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली, मतलब लगभग 35% के करीब होती है। 35% के करीब ड्राई की होती है, और वेट की तो बहुत कम होती है, 9-10% के करीब होती है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना इसकी। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एक टेबल भी आपको दे रखी है, इसे याद कर जाना, दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट। एलबीडो में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार अच्छी तरीके से देख जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर कंट्रीज का असेंडिंग ऑर्डर पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 2022। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज्यादा ये जो गिवन कंट्रीज है इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे ज्यादा है मोनाको की, उसके बाद में आपकी बांग्लादेश बांग्लादेश के बाद में है स्विट्जरलैंड, और उसके बाद में है, सबसे कम है इनमें भूटान की ना। तो अब आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है तो आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो भूटान भूटान की सबसे कम है, उसके बाद में है आपकी स्विट्जरलैंड सी, उसके बाद में बांग्लादेश एंड देन डी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है अबाउट द एग्रीकल्चर सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम विटल से को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, rearing of sheep on the ranches of North America and the cattle in Australia are a typical example of pastoral herding। सही है या नहीं? बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो नॉर्थ अमेरिका में जो शीप की रेंचिंग होती है, और जो मतलब शीप की रेंचिंग नहीं, जो रेंचेस में जो शीप की रियरिंग होती है वो, और जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे कैटल्स की जो रियरिंग होती है, यहाँ पे जनरली जो कैटल्स हो गए उनको क्या किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कैटल्स वगैरह है उनको मिल्क की बजाय मीट के लिए ज्यादातर मतलब कि यूज किया जाता है, तो वो उसका मेन वर्क है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। क्यूब्रांचो ट्री ग्रोन इन मेडिटेरेनियन रीजन इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ टेनिन। देखिए क्यूब्रांचो जो है वो टेनिन का तो डेफिनेटली हाई सोर्स है, ये बात तो सही है, बट ये मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर ग्रो नहीं किया जाता, ये ग्रो नहीं होता। ये कहाँ पे ग्रो होता है? ये होता है साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका स्पेशली अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना। स्पेयर मी विद माय राइटिंग, क्योंकि ये डिजिटल वो प्लेट पे ना ढंग से आती नहीं है राइटिंग, तो बोल रही हूँ उससे आप समझ जाएंगे, इससे ज्यादा बेटर इस पे लिखा नहीं जाता है। चलो, तो क्यूब्रांचो जो है तो ये गलत हो गया भाई स्टेटमेंट।
ए किसमें सही है, ए इन दो के अंदर सही है, बी गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन डेफिनेटली ए और डी यानी कि फोर्थ नंबर होगा। बट फिर भी हम ये दोनों देख लेते हैं। कैटल्स इन सवानास आर केप्ट फॉर देयर हाइड एंड फ्लैश, गलत स्टेटमेंट है। प्रेरीज इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कमर्शियल ग्रेजिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। कमर्शियल ग्रेजिंग रीजन है, दे आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ना। प्रेरीज टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड दे आर नोन फॉर द कमर्शियल ग्रेजिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ए और डी जो आंसर है वो इसका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, ऑर्गेनिजम्स को उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं उसे मैच करना है। देखो मैच द फॉलोइंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपको दे रखे हैं, उनको मैच करना है। अब यहाँ पे देखो, प्राइमरी कंज्यूमर आप जानते हैं इंसेक्ट होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर आप जानते हैं स्नेक होता है क्योंकि स्नेक इंसेक्ट को खाता है, डीकंपोजर आपको पता है कि फंजाई है ना। और ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, वैसे ही मैच हो जाएगा, एक ही बच रहा है। तो प्रोड्यूसर जो है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, दे आर द ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स व्हिच मींस दे आर द प्रोड्यूसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फोर, ए का सेकंड, बी का फोर और सी का आपका थर्ड, तो यानी कि ये वाला हो गया, ए का सेकंड, बी का फोर, सी का थर्ड एंड डी का वन। तो थर्ड नंबर इज योर आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने ये जो इनका ये पूरा एक मैप भी है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर है तो ग्रीन प्लांट्स आ गए, सेकंड में देखो ये आपको इंसेक्ट दिख रहा है ना, हर्बीवोरस आ गए सेकंड ट्रॉपिक लेवल में, बट ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, रैबिट वगैरह आ गया। थर्ड ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर जिसमें कार्निवोरस, छोटे मोटे कार्निवोरस आ गए। और फिर आपका यहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोरस देखते हैं तो उसके अंदर स्नेक वगैरह आ जाता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। अगर हम स्नेक को देखें तो वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर भी आ जाता है क्योंकि वो दूसरे मतलब फूड चेन के अंदर अगर हम देखें तो उस तरीके से वो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर भी काउंट होता है। तो डोंट गो विद एग्जैक्टली विद दैट, तो वो चीज पॉसिबल है, ये डिपेंड करता है फूड चेन के ऊपर। So this is all about the video. I hope you have liked it. ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं यहाँ पे अपना जो ये टेलीग्राम चैनल है एमडी पिनासी ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ पर ये जब पूरा हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो पार्ट 3 से लेकर के जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स उन सबकी एक पीडीएफ में शेयर कर दूंगी यहाँ पे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, देन यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन इंस्टा और जो मेरा ये क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है वहां पे। इंस्टा का जो मेरा यूजर नेम है वो है मुक्ता_धीर, है ना, मुक्ता_धीर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, यू हैव लाइक द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ इट। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल मेरा और लाइक कर दो वीडियोस को। प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and see you in the next video. Till then, stay connected. Bye bye.